हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। हियर इज योर क्लास 10th वाली दीदी। सो इन दिस वीडियो वी आर talking about a new chapter, class 10th chemistry, chapter number 1, chemical equation and reaction. In this video we learn about the chemical reaction and equation, how to make chemical equations. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंसी की। बिना टाइम गवाए आप अपने नोट्स ले लो, मतलब नोट्स वाली कॉपी ले लो, पेन ले लो और जो एनसीईआरटी रखो सामने और उसको पढ़ना। मैं एनसीईआरटी में से ही सारा कराऊंगी और बिना टाइम वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक के बारे में बात करते हैं। वैलेंसी, वैलेंसी आपको पता होगा क्या होता है। द कम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ एन एटम। जैसे कि डुप्लेट और ऑक्टेट की बात करें तो लास्ट डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए उसके 2 एटम चाहिए, ऑक्टेट का कंप्लीट करने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन उसको पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है हमारा एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, यानी कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल है तो क्या है, वो न्यूट्रल चार्ज है। इतना हम लोगों ने जान लिया था। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ K-L-M-N इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग शेल्स में K-L-M-N इन शेल्स में होना, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। ये आपको 1 से लेकर 20 तक अभी याद करने हैं, बाकी आप अगली हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का होता है 13। तो फर्स्ट के शेल में हमारे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डुप्लेट का रूल फॉलो करता है वो। और इनका आपको पता है कि फर्स्ट में K में 2 और L में 8, M में 8 और N में 18, यानी कि 2 8 8 18 आएगा, यानी कि 2n²। इसका फॉर्मूला होता है, आप कर सकते हैं, इसको करके ट्राई कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम की बात करें तो हम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, वो कंप्लीट हो गया, डुप्लेट उसने कंप्लीट कर ली। एल में 8 आएंगे, उसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लास्ट कितने बचे हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन और बचे। वो कहाँ जाएंगे, कौन से शेल में जाएंगे, एम शेल में जाएंगे। जो एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी कि सबसे लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, और जो शेल में है उसे हम वैलेंस शेल बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब Al एल्यूमिनियम है, उसके नीचे Z लिखा जाता है। Z का क्या मतलब होता है, एटॉमिक नंबर। उसका एटॉमिक नंबर क्या है। और Al के ऊपर A लिखा जाता है, उसका मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास, यानी कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में। अब पॉजिटिव चार्ज कब आता है, एक एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते थे। जैसे कि पॉजिटिव है, सोडियम है, आपको पता है कि Na पॉजिटिव होता है। उसको Na पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। ठीक है, और अब अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, जैसे कि 19th पे कौन सा होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना 19th एटॉमिक नंबर किसका होता है। ठीक है, उसकी बात करें हैं तो K में 2, L में 8 और M में 8 और N में 1, मतलब 1 होएगा। तो 1 N वाला हमारा क्या है, वैलेंस शेल, और 1 उसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। ये सारे हमारे एक्सेप्शंस हैं, ये आपको याद करना है। जैसे कि आयरन का है, वो 2 पॉजिटिव भी होता है और 3 पॉजिटिव भी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनके 2 कैटेगरीज होते हैं, आयरन 2 और आयरन 3। ठीक है, उसको आयरन 2 वाले को हम क्या बोलेंगे, फेरस, आयरन 3 वाले को फेरिक। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर भी Cu+ और Cu2+ होता है। तो ऐसे ही कॉपर का भी होता है क्यूप्रस, यानी कि 2 सिंगल है तो वो क्यूप्रस है, 2 है तो क्यूप्रिक है, यानी कि जिसके पीछे भी C लग जाए, यानी कि वो उसकी हायर वैलेंसी होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपको पता है कि कटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है और अनायन में नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम सीखेंगे कंपाउंड बनाना, कि कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Na होता है, और कार्बोनेट का CO3 2 नेगेटिव होता है। तो अब Na पॉजिटिव है तो Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखना है हमें। कंपाउंड बनाते हुए ये याद रखना है कि उसमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको आप लिखेंगे उसके नीचे। और कार्बोनेट के 2 होते हैं, क्योंकि उस पर 2 नेगेटिव चार्ज है ना, तो 2 उसके पास, उसने क्या किए हैं,
गेन की हैं, गेन कर रहे हैं तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आया है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2CO3 नेगेटिव, यानी कि ये बन जाएगा Na2CO3, यानी कि क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। आई बात समझ में? तो कमेंट करना, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि पोटेशियम का सिंबल होता है K पॉजिटिव। K पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों है उसमें? क्योंकि पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, ये आपको याद रखना है। याद हो गया है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है, NO3 नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया, उसने गेन किया है, ठीक है। अब इनके नीचे हम क्या लिखेंगे, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखेंगे, तो उसके भी नीचे भी 1 आएगा, उसके नीचे भी 1 आएगा, तो KNO3 हमारा क्या है, कंपाउंड बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। ऐसे आपको कंपाउंड बनाना सीखना है, ठीक है। NCERT में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनका आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती है? केमिकल रिएक्शन 2 तरह की होती है बेसिकली। सबसे पहले होता है फिजिकल केमिकल रिएक्शन और केमिकल, एक फिजिकल होती है, एक केमिकल होती है, ठीक है। फिजिकल वो चेंजेस होते हैं जो दोबारा से हो जाते हैं, मतलब कि जैसे आइस है, आइस क्या है, सॉलिड स्टेट में है, अब आप उसको पिघलाओगे या रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो वो वाटर बन जाएगी, उसको दोबारा फ्रीज करोगे तो वो क्या, आइस बन जाएगी। तो ये फिजिकल चेंज है, कोई भी नया कंपाउंड इसमें नहीं बन रहा है, कोई भी न्यू एलिमेंट उसमें नहीं बन रहा है। केमिकल चेंज क्या होता है, उसमें नया सब्सटेंस बनता है, मतलब कि आपने किसी 2 कंपाउंड को लिया, उनको रिएक्शन करवाई उनकी, तो उससे न्यू सब्सटेंस बनेगा, न्यू कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा, तो वो होता है हमारा केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्टेंट्स LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड्स को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और राइट हैंड साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एरो के जो उस तरफ होता है जो बना होता है, एक्चुअली उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स एरो लगा के इधर क्या आएगा, हमारा प्रोडक्ट्स आएगा, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स होते हैं, और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फॉर्म्ड, यानी कि उनके 2 रिएक्ट होने से क्या चीज़ बनी है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा इतना, ठीक है। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं एक्चुअल में। तो सबसे पहले हम कॉमन एग्जांपल है, NCERT का एग्जांपल लेते हैं हम। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम खुली रखा हुआ है, और अगर हम उसको बर्न करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम उसे बर्न कर रहे हैं, तो हमारा क्या, MgO बन के रेडी हो जाएगा। क्यों MgO क्यों बनेगा, क्योंकि Mg का जो एटॉमिक नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 2 और ऑक्सीजन का भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो MgO बनेगा, ये याद रखना है आपको। इसमें रिएक्टेंट्स कौन से हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसमें क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और हमारे प्रोडक्ट क्या है इसमें, मैग्नीशियम, यानी कि MgO बना है, ठीक है। इसमें बात करते हैं, जो MgO है जब हम उसे मतलब बर्न करते हैं तो विद डेजलिंग फ्लेम उसमें वाइट चमक निकलती है, ठीक है, ये याद रखना है। और इनके पीछे है ना, आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर ये आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपने नोटिस किया होगा कि इनके पीछे सिंबल्स लगे होते हैं, यानी कि S लगा है, कहीं पे ऊपर एरो का साइन लगा है, कहीं नीचे एरो का साइन लगा है, तो इनका मतलब क्या होता है। सो अब हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कि सिंबल्स हैं क्या। तो सबसे पहले S के बारे में बात करते हैं। तो S हमारा होता है सॉलिड के लिए, यानी कि अगर वो कंपाउंड सॉलिड बना है या फिर वो सॉलिड है तो उसके पीछे S लगा जाएगा। अगर वो लिक्विड है तो L लगेगा, गैस है तो G लगेगा। अगर नीचे की तरफ एरो है तो यानी कि पीपीटी हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, यानी कि इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना है, ठीक है। अगर उसमें AQ लगा हुआ है यानी कि एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि पूरी तरह लिक्विड नहीं है बट वो एक्वस है, ठीक है। अगर आपको ट्रायंगल का साइन दिख रहा है यानी कि वो हीट का साइन है, एनर्जी का साइन है, ठीक है। अगर आपको HNU दिख रहा है तो HNU किसका सिंबल है, सनलाइट का सिंबल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को हम किसी सिंबल से प्रेजेंट नहीं करते तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसी की ऐसी लिखी जाती है। अब ऊपर की तरफ यानी कि इवोल्यूशन ऑफ अ गैस निकल रही है, उसको हम ऊपर वाले साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ेगी, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई भी है या नहीं हुई है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं
जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो सबसे पहला है चेंज इन स्टेट, यानी कि अगर किसी कंपाउंड में स्टेट चेंज हो रही है तो यानी कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि H2 प्लस O2, यानी कि H2 हमारी क्या है, गैस है, और O2 भी हमारी क्या है, गैस है। अगर हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, H2O विच इज लिक्विड, यानी कि चेंज इन स्टेट हो रहा है, गैस से लिक्विड में जा रहा है। तो क्या हुआ है, हमारी ये केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन कलर, यानी कि कलर का चेंज होना भी हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हम लेड नाइट्रेट का एग्जांपल लेते हैं, कॉमन एग्जांपल है NCRT का PbNO3 का होल ट्वाइस, जो कि हमारा कलरलेस होता है। जब उसको हम हीट करेंगे, अब हीट का सिंबल क्या होता है आप कमेंट करके जरूर बताना। हीट करेंगे जब हमें लेड ऑक्साइड मिलेगा। लेड ऑक्साइड कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है, PbO, ठीक है। उसके साथ नाइट्रोजन के फ्यूम्स यानी कि ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, और ऊपर की तरफ सिंबल लगेगा क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ गैस है, और O2 भी इसमें गैस निकलेगी जो कि ऊपर की तरफ उससे सिंबल लगा होगा। तो यहाँ पे कलरलेस से येलो कलर बना है, यानी कि लेड नाइट्रेट से येलो कलर PbO लेड ऑक्साइड बना है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अब थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है हमारी इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी कि किसी रिएक्शन में गैस निकल रही है तो वो भी क्या है, हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि Na प्लस में HCl, यहाँ पे एक सोडियम है और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो NaCl बनेगा, प्लस में H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, यानी कि बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। फोर्थ हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, इट इज़ अ डिग्री टू मेजर हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ये क्या है, टेम्परेचर क्या होता है, ये एक डिग्री है जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं कि वो बॉडी गर्म है या ठंडी है, ठीक है। इसके दो नेचर होते हैं, टाइप नहीं बोला इसमें, दो नेचर होते हैं। दो नेचर कौन से होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी कि जिसमें कि एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है रिएक्शन में। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जब जहाँ पे रिएक्शन मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जहाँ पे हीट निकल रही है या एनर्जी रिलीज आउट हो रही है, जैसे कि क्विकलाइम का एग्जांपल लेते हैं हम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या, इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्विकलाइम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद वाटर, जब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर हम उसमें रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा स्लेक्लाइम बन जाएगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, प्लस में हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक का एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट अभी हमने एग्जांपल लिया था, उसमें हीट देनी पड़ रही है, यानी कि हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो वो क्या है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे कि हमारे मार्बल्स वगैरह भी बनते हैं, उसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक है। जब हम उसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि वही हमारी क्विकलाइम बना देगा, और साथ में CO2 गैस को रिलीज आउट कर देगा। अब फिफ्थ करेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ PPT। अगर हमारी केमिकल रिएक्शन में PPT बन रहा है तो वो क्या है, एक हमारी केमिकल रिएक्शन है, यानी कि किसी भी रिएक्शन में हमारा PPT बनता है तो वो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे कि PPT क्या होता है कि इट इज अ इनसोल्यूबल सब्सटेंस विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर, यानी कि वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं जैसे बनता नहीं है, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसे हम PPT कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हो तुम बेरियम क्लोराइड प्लस में सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा, और साथ ही साथ हमारा NaCl बनेगा। तो यहाँ पे BaSO4 है, यानी कि सल्फेट हमारे क्या है, यहाँ पे PPT बना है जो कि वाइट कलर का होता है। आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो अब हम सीखते हैं कि हमारी इक्वेशंस हम लिखते कैसे हैं, यानी कि अभी तो हम वर्ड्स के फॉर्म में समझ रहे थे, अब उन्हें हम सिंबल्स के फॉर्म में समझेंगे कि उन्हें हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशंस हमने की, उसके बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो मैंने अभी आपको समझाई, केमिकल इक्वेशंस हो गए। अब एटम्स टू बी बैलेंस, उनको बैलेंस करना सीखेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे, यानी कि सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम स्टार्ट करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड भी आपको सिखाऊंगे, बट उससे पहले एक मेरा क्वेश्चन है, इनको हम बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस करने की क्या नीड है, क्यों इसे हम बैलेंस करते हैं। सो इसका आंसर है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग mass can neither be created, बैलेंस करने की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि
मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है, इसीलिए हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि हमने ये सबसे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था MgO वाला, सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO बनता है। तो यहाँ पे Mg हमारा सिंगल एलिमेंट लिया और O2 लिया हमने, यानी कि O2 यानी कि नंबर चेंज हो गया, तो उसमें O2 लिया और MgO, रिएक्टेंट साइड हमारा MgO बन रहा है। तो MgO हमें उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर रिएक्टेंट वाली साइड देखें तो उसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन है, सॉरी 2 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट वाली साइड देखें तो उसमें एक ऑक्सीजन है, तो ये इम्बैलेंस हो गया। तो भी बैलेंस करने के लिए हमें Mg को भी 2 करना पड़ेगा, तभी तो वो बैलेंस होगा। Mg के आगे 2 लगेगा तभी तो वो O2 बनेगा। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस हो जाती है इक्वेशन, ठीक है। और जो उसके आगे लगता है ना 2, जो आप 2 लगा रहे हो उसे क्या बोलते हैं हम? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नाम याद रख लेना, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जो कि मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप उसे रीड कर सकते हैं, ठीक है, वरना काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, बच्चे देखना पसंद नहीं करेंगे। सो अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे आते हैं, कम बैक टू द पॉइंट। अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे आते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारी 4 तरह की होती है: कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जहाँ पे 2 चीज़ मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं, उसे हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि Mg प्लस में O2 इज गिव्स टू MgO, यानी कि 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे कि हमने क्विकलाइम का एग्जांपल लिया था। क्विकलाइम का हमने CaO प्लस में H2O विच गिव्स टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्लेक टाइम दे रही है और साथ के साथ हीट भी रिलीज कर रही है, विच इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं और साथ के साथ हीट रिलीज हो रही है, यानी कि वो क्या है? हमारी एक्सोथर्मिक भी है और हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन आप समझते होंगे, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड या ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है, तो वो भी क्या है? एक्सोथर्मिक इन नेचर है, यानी कि उसमें भी रिलीज होती है एनर्जी, ATP की फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। अब व्हाट हैपन व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर? अब आपके मन में सवाल आया होगा, जब क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा? अब क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO प्लस में H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगी, विच इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form ammonia। दूसरा हम बात करते हैं बच्चों decomposition reaction के बारे में। The chemical reaction in which single reactant will break down to give 2 or more than 2 products, यानी कि हमारी decomposition reaction कौन सी होती है? वो reactions जो कि हमारा सिंगल प्रोडक्ट टूट के 2 प्रोडक्ट्स बना रहा है, मतलब कि एक रिएक्टेंट हमारा 2 प्रोडक्ट्स बना रहा है, उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि एक कंपाउंड टूट के जब 2 अलग अलग हिस्सों में बट जाता है, यानी कि टूट जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि हम H2O वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वो अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगा, यानी कि H2 प्लस O2 में टूट जाएगा, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और बच्चों इनमें याद रखना कि इनको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे तोड़ने के लिए, ठीक है, उसे डिकम्पोज करने के लिए हमें हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़े, इसके 3 टाइप्स होते हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सबसे पहले बात करते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। थर्मल से आपको समझ में आ रहा होगा हीट के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे हीट का यूज हो उसको तोड़ने के लिए, कंपाउंड को तोड़ने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। जैसे कि लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल था, लेड नाइट्रेट को हीट चाहिए, उसको हम अगर हीट देंगे तो वो PbO में टूट जाएगा, प्लस NO2 की ब्राउन फ्यूम्स देगा और प्लस में ऑक्सीजन रिलीज आउट करेगा। सो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो चुका है। अब यहाँ पे फेरस सल्फेट, यानी कि फेरस सल्फेट को जब हम हीट देंगे तो वो ब्राउन कलर के PPT में टूट जाएगा, जैसे कि Fe2O3 में, यानी कि और सोडी और सोटीसाब, यानी कि SO2 और SO3 में। SO2 जो होते हैं एसिडिक इन नेचर होती है, और SO3 इनकी पंजेंट स्मेल होती है, यानी कि
रोटन एग्स जो होते हैं, सड़े हुए अंडे जो होते हैं, उनकी स्मेल होती है, इतनी गंदी स्मेल होती है इनकी। और आप इस रिएक्शन को कैसे याद कर सकते हैं, इनका कलर भी आपको याद हो सकता है। जैसे ग्रीन फरारी है, ग्रीन फरारी आपने चलाई, आप बैठे उस ग्रीन फरारी में, यानी कि फरारी, फरारी से आप याद कर सकते हैं फेरस सल्फेट, यानी कि ग्रीन कलर का क्या है, फेरस सल्फेट है। आप उस गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठने के बाद आपने वो ठोक दी गाड़ी, ठोकने के बाद वो आप तो उतर गए उसमें से, लेकिन वो जल गई, जल गई तो ब्राउन कलर की हो गई। तो वो जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो ब्राउन कलर का होता है। और सोडी और सोटी साहब खुश हो गए इसको देख के। तो सोडी यानी कि SO2 और सोटी यानी कि SO3, इनकी पंजेंट स्मेल होती है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने भी ऐसे याद किया था। CaCO3 को जब हम हीट देंगे तो CaO प्लस में CO2, ये हम पढ़ चुके हैं। ये डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। अब लाइमस्टोन यानी कि CaCO3 जो है वो, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। उसका यूज़ क्या होता है, वो हमारा चॉक पाउडर बनाने में, मार्बल्स, एग शेल्स, इनके काम आता है। ठीक है, अब हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी कि सनलाइट की हेल्प से आप किस कंपाउंड को तोड़ रहे हो। इसके दो ही एग्जांपल है, वो आपको याद रखने हैं, जैसे AgCl और AgBr। AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, जब हम इनको HNu देंगे यानी कि सनलाइट देंगे तो ये दो कंपाउंड में टूट जाएंगे। Ag प्लस में Cl2 बाहर निकल जाएगी, नहीं ऊपर का साउंड एरो आ जाएगा, और AgBr Ag प्लस में Br में टूट जाएगा। अब इनकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि एप्लीकेशन क्या है। इट इज़ यूज टू इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किस में काम आती है, हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, यानी कि काम आती है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आप किसी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि हमने वाटर का एग्जांपल लिया था। अब ऑब्जर्वेशंस क्या होती है इलेक्ट्रोलिटिक, जैसे कि हमने वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा तो यानी कि H2 प्लस O2 बना, तब उसको हम बैलेंस करेंगे तो 2H2O गिव्स टू 2H2 प्लस में O2। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, H2 गैस रिलीज इन ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड देखेंगे तो H2 गैस है वो ट्वाइस है ऑक्सीजन गैस के, वो इतना निकले है। अब CO2 टेस्ट का टेस्ट आता है, मतलब CO2 गैस का टेस्ट आता है कि हम उसे कैसे डिटेक्ट करें कि ये CO2 गैस है। तो एक लाइम वाटर टेस्ट होता है जो कि CO2 गैस को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, स्लेक लाइम लेंगे और उसके पास उसमें हम क्या पास कराएंगे, CO2 को पास कराएंगे, तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जो हमने पिछले रिएक्शंस पे देखा था, प्लस में H2O बन जाएगा, यानी कि वाटर भी बनेगा। जब हम उस कैल्शियम कार्बोनेट में और CO2 हम ऐड पास आउट कराते जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, CaCO3 प्लस में H2 प्लस में CO2, यानी कि जो हमारा CaCO3 होता है वो उसको जब हम एक्सेस ऑफ CO2 में पास कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि हमारा क्या है, वेट, CaCO3 हमारा बनेगा। CaCO3 में जब हम CO2 जब हम पास करवाएंगे तो जो CaCO3 का हमारा कलर होता है वो मिल्की वाइट होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर चौक बनाने के भी काम आ रहा है तो क्या कैसे कलर का होगा, वो वाइट कलर का होगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, उसका कलर वाइट होगा। जब हमसे एक्सेस ऑफ CO2 पास करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर। वो क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर है। तो यानी कि सोडियम बिकम्स ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो हमारा सोडियम है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और धीरे 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 करके हम उसमें एक्सेस ऑफ CO2 पास कराते जाएंगे तो उसका कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो ये जो होता है हमारा CO2 टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करते हैं। एक और बच्चों की जो हाइड्रोजन होता है उसका भी टेस्ट होता है जो कि पॉपअप साउंड का टेस्ट होता है, यानी कि आप अगर किसी भी बर्निंग मैचस्टिक को अगर आप हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाओगे, यानी कि कोई भी रिएक्शन हुई उसमें से हाइड्रोजन गैस वो रिलीज हो रही है उसमें से, और आप बर्निंग मैचस्टिक लेके जाओगे तो उसमें से पॉपअप साउंड रिलीज होगी। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो द सीरीज ऑफ मेटल इन विच मेटल्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज, यानी कि ये एक वो सीरीज होती है जहाँ पे मेटल्स को अरेंज किया जाता है उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, सबसे नीचे वो होगा जिसके सबसे कम रिएक्टिव यानी कि
कम रिएक्टिव होगा एलिमेंट। सबसे तो इसकी आसान सी ट्रिक है प्रोफेसर एस.सी. मेजेंटल, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्रोफेसर एस.सी. मेजेंटल, यानी कि प्रोफेसर P से हमारा पोटेशियम, S से हमारा सोडियम, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, Z से जिंक, I से आयरन, N से निकल, S से टिन यानी कि T से टिन, L से लिड। तो और इसके नीचे की बहुत आसान से यानी कि हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव, इसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। तो KNaCAMgAl Zn FeNi SN PbH CuH AgAu Pt, यानी कि हमारी रिएक्टिव सीरीज हो गई जो कि क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काम आएगी, यानी कि वो एलिमेंट उसको रिप्लेस कर देगा जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, जैसे कि Fe प्लस में CuSO4 हो गया, जिसको CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। आपको कलर्स याद रखने हैं, इससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं पेपर में। तो Fe क्या है, उससे कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए वो उससे क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा, यानी कि क्या बनेगा हमारा कंपाउंड FeSO4 बनेगा जो कि ग्रीन कलर का होता है, फेरस सल्फेट। ये हमने पिछले रिएक्शंस में देखा था। और हमारा क्या निकल जाएगा, Cu निकल जाएगा। तो अगर अदर एग्जांपल है Mg प्लस में CuCl2, यानी कि Mg ज़्यादा रिएक्टिव है Cu के कंपैरिजन में, यानी कि MgCl2 बन जाएगा जो कि वाइट कलर का होगा, और उसके साथ हमारा कॉपर क्या है, बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से, कंपाउंड बच जाएगा। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता है, अगर एसिड और बेस को हम जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, जो कि हमारा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब एक एक्वेरिजिया नाम की एक चीज़ होती है, जिसे आपने कई बार देखा होगा गली में जो साइकिल पे लेके आते हैं कि अपना सोना बिल्कुल नए जैसा बनवाओ, एक्चुअल में वो आपको पागल बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या लेते हैं कि एक्वेरिजिया नाम का एक लिक्विड लेते हैं, जब उस गोल्ड को डिप करते हैं तो गोल्ड की एक लेयर उतर जाती है, जैसे कि आप ठगे जाते हो। गोल्ड नया तो हो जाता है क्योंकि वो पुरानी लेयर उतर गई है, नई लेयर है उस पर, लेकिन आप ठगे जाते हो। ऐसा नहीं करवाना होता। तो एक्वारेजिया के बारे में पढ़ते हैं तो सिल्वर प्लस गोल्ड, यानी कि सिल्वर और गोल्ड के लिए किया जाता है, जिसको हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं। एक्वारेजिया में क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और कंसंट्रेशन HNO3 होता है, यानी कि निट्रिक एसिड होता है। ये 3:1 की फॉर्म में होते हैं, उसको एक्वारेजिया। ठीक है, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ द रिएक्टेंट म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स है वो अपने आयंस के अकॉर्डिंग म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जैसे कि BaCl2 प्लस में Na2SO4, यानी कि Ba यहाँ पे क्या है, 2 पॉजिटिव है और Cl क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे Na2SO4 में देखो Na पॉजिटिव है और SO4 नेगेटिव है, तो यानी कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे BaSO4 बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। और BaSO4 क्या है हमारे यहाँ पे, PPT है, और NaCl क्या है, सोल्ट है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रोड्स के बारे में बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोड्स द मेटेलिक रोड थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। ऐसी रोड्स जिनमें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, फ्लो कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रोड्स। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन द सॉल्यूशन विच कैन ब्रेक डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो सॉल्यूशन जो ब्रेक डाउन कर जाते हैं अपने पार्टिकल्स के अंदर, जैसे कि H2 है, अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो H2 प्लस O2 में टूट जाएगा, यानी कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। तो वैसे ही जब उन सॉल्यूशन में पास करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी के दौरान वहाँ पे क्या होता है, टूट जाता है, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स 2 तरह की होती है, एनोड और कैथोड। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, ये आपको पता है। अब H2 है, यानी कि H पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव कहाँ जाके चिपकेगी, कहाँ जाके स्टोर होएगी, कैथोड में। क्यों, कैथोड क्या है, नेगेटिव, वो उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। O2 नेगेटिव है, यानी कि वो एनोड पे जाके चिपकेगी, यानी कि आपको अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको कैथोड वाली साइड कौन मिलेगा, H, यानी कि हाइड्रोजन मिलेगी, और एनोड वाली साइड O2 ऑक्सीजन मिलेगी। अब आप अगर
चेक करना चाहते हो कि वो H2 ही निकल रही है, तो आप कैसे चेक करोगे? बर्निंग कैंडल लेके जाओगे कैथोड के पास, तो आपको एक पॉप अप साउंड आएगी, आपको H2 गैस का जो है टेस्ट होता है। ठीक है, अब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन सिंपल है, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ एक कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ रही है और एक साथ उस कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन रिलीज आउट हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें दो तरह की है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि उस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, और रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि उस कंपाउंड में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। आगे हम एग्जांपल के साथ और अच्छे से समझेंगे। अब ऑक्सीडेशन है, अब उसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर ये कहें कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है हमारा रिडक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अब जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki प्लस में H2O, तो अब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या निकलेंगे? KOH और I। ठीक है, KOH और I। तो अब यहाँ पे देखो, जो के के साथ जो OH जुड़ गया है, यानी कि I का लॉस हो गया है, और I के साथ उसके दो कंपाउंड बन गए, यानी कि I2 बन चुका है वहां पे। ठीक है, I2 बन चुका है, तो वहां पे क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और के पास क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अगर इस समझ नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 गैस लिया हमने, तो जब इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? Cu, ऑक्सीजन हट जाएगी, प्लस में H2O, यानी कि कॉपर से हमारी ऑक्सीजन हट गई है, तो वहां पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, और H2 में ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा उसका, और वहां पे रिडक्शन होगा। अब जहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H2 का हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? CuO का हो रहा है, यानी कि हमेशा रिएक्टेंट वाली साइड पे ही होगा जो होगा। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? यानी कि उल्टा कर दो, जिसका रिडक्शन हुआ था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था उसका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? जिसका रिडक्शन हुआ है, यानी कि CuO हुआ है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट हमारा H2 है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है? ठीक है, जैसे कि आप आयरन का आर्टिकल ले लो, आयरन आप जब लोहा खरीद के लाते हो ना, तो वो शाइनी होता है, बिल्कुल एक नया होता है, चमकदार होता है। विच गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर विद लेफ्ट फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ समय के बाद वो क्या होता है? रेडिश ब्राउन का कलर हो जाता है। यानी कि उसके साथ ऐसा हुआ क्या कि वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया? तो वो एयर के कॉन्टैक्ट में आया, वाटर के कॉन्टैक्ट में आया, जिससे कि उस पर रस्ट लग गया। ब्राउन कलर क्या है उसका? रस्ट है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोरोजन हुआ। यानी कि जैसे कि ग्रीन कलर जो है कॉपर पे कोट हो जाता है, यानी कि आपने तांबे के बर्तन देखे होंगे आपके अपने घर में, तो उसके ऊपर जो है ग्रीनिश कलर की एक लेयर आ जाती है, वो क्या है? उसका कोरोजन हो रहा है। ठीक है, वो एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, इसीलिए उसके ऊपर क्या हो रहा है? कोरोजन हो रहा है। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है बिल्कुल। रेंसिडिटी क्या होता है? जो खराब हो जाते हैं ना सामान, जैसे कि आपने चिप्स का पैकेट खाया होगा जो एक्सपायर हो जाता है, तो उसमें फैट, ऑयल, ये सब जो है वो क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यानी कि जब फैट और ऑयल जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ जाते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, और उनकी स्मेल भी जो है वो चेंज हो जाती है। इसीलिए पैकेट्स में क्या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, अगर ऑक्सीजन भरेंगे तो वो उसके कांटेक्ट में आते ही खराब हो जाएगा सामान उसका। ठीक है, which prevent oxidation, antioxidants are added to food containing fat and oil। यानी कि इसको बचाने के लिए हम क्या क्या मेजर ले सकते हैं? हम एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें डाल सकते हैं, हम एयर टाइट कंटेनर में उसे पैक करके रख सकते हैं, और हम बैग्स का यूज़ कर सकते हैं
जिससे कि हमारा सामान बच सके। अगर करोजन है तो करोजन को कैसे बचाया जा सकता है, उस सबसे पहले उस पर ग्रीस लगा सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे कि हम उनको बचा सकते हैं कोरोड होने से। तो दिस इज़ द होल वीडियो एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या डाउट जो भी रह जाए आपके, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।